हाँ, तो विद्यार्थियों, कल अपन ने आयकर के प्रावधानों से संबंधित अकाउंटिंग डिस्कस की और कुछ उदाहरण किए। आज एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि तीनों ही जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 2 कल करा दिए, एक आज कराऊंगा। तीनों में पॉइंट कुछ अलग हो रहे हैं, तो इसलिए आपको सबकी जानकारी हो जाए। तो आज जो उदाहरण ले रहे हैं आपके स्क्रीन पर है कि वर्ष 18-19 के लिए आयकर प्रावधानों से संबंधित जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का 50,000, एडवांस टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है 45,000 और लिखा है एंड डिफरेंस रिसीव्ड। इनकम टैक्स एसेस हुआ है 40,000। टैक्सेबल इनकम करंट ईयर 18-19 की है 2 लाख और रेट ऑफ टैक्स है 35%। तो सबसे पहले जो प्रोविजन है हमारा 50,000 और एडवांस टैक्स है 45,000 और टैक्स एसेस हुआ है आपका 40,000। तो इन तीनों को जब अपन ध्यान में रखेंगे तो पहले इसका एडजस्टमेंट कर लीजिए, असेसमेंट जो हुआ है उसका। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू एडवांस टैक्स हो जाएगा। टैक्स एसेस हुआ है आपका 40,000, तो टू एडवांस टैक्स कर लीजिए 40,000 और जितना एक्सेसिव प्रोविजन है उसको ट्रांसफर कर दीजिए P&L में, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग एडवांस टैक्स एडजस्टेड एंड एक्सेसिव प्रोविजन ट्रांसफर्ड। अब देखिए, आपका एडवांस टैक्स जमा तो था 45,000 और एसेस हुआ है 40,000, तो 5,000 रिफंड मिलेगा आपको। इसमें ब्याज की कोई सूचना नहीं है, तो ब्याज नहीं लिखा जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स बीइंग एक्सेसिव एडवांस टैक्स रिसीव्ड। ये पैसा मिल गया रिफंड आपको। यदि इसमें ब्याज शामिल होता तो टू इंटरेस्ट भी हो जाता, जितना ब्याज होता उससे बैंक बढ़ जाता। अब करंट ईयर का प्रोविजन करना है, तो 2 लाख पे 35% 70,000 हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो जाएगा। अब अपन आगे डिस्कस करेंगे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक। प्रबंधकीय पारिश्रमिक क्या है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक तथा प्रबंधक को जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे प्रबंधकीय पारिश्रमिक कहा जाता है। संचालकों को पूर्णकालिक एवं अंशकालिक 2 भागों में अपन बांटते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 197(5) के अनुसार संचालकों की सभा में नियुक्त किए गए प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक, अंशकालिक संचालक तथा प्रबंधक आदि के द्वारा किया गया कोई भी कार्य तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि इनकी नियुक्ति की शर्तें, पारिश्रमिक आदि की स्वीकृति कंपनी द्वारा अपने सामान्य सभा में नहीं ले ली जाती। मतलब जो भी इनके पारिश्रमिक है या इनके अधिकार है, कार्य है, उनकी स्वीकृति AGM में, वार्षिक साधारण सभा में, सामान्य सभा में लेनी पड़ती है। इसके बाद प्रबंधकीय व्यक्तियों की नियुक्ति अंशधारियों द्वारा अपनी साधारण सभा में, एनुअल जनरल मीटिंग में की जाती है तथा ये अंशधारियों के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी के कार्यों को संपादित करते हैं और इन अंशधारियों के प्रति वो उत्तरदायी माने जाते हैं। इनके पारिश्रमिक का निर्धारण अंतर नियमों द्वारा, साधारण सभा में पारित किए गए प्रस्ताव द्वारा या अंतर नियमों में प्रावधान होने पर साधारण सभा के विशेष प्रस्ताव द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है। इनको मिलने वाले अधिकतम पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार ही होता है।
प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना करने के दो आधार हैं। पहला आधार है कंपनी में पर्याप्त लाभ हो, अर्थात पर्याप्त लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है तो उस दशा में इनका पारिश्रमिक ज्ञात करने का अलग तरीका होगा। और दूसरा, यदि अपर्याप्त लाभ हो, अर्थात पर्याप्त लाभ अर्जित नहीं किया है कंपनी ने या लॉस है, तो पारिश्रमिक अलग तरीके से ज्ञात किया जाएगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं पर्याप्त लाभ अर्जित करने वाली कंपनी द्वारा देय अधिकतम पारिश्रमिक। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 बताती है कि एक सार्वजनिक कंपनी अपने प्रबंधकीय व्यक्तियों को धारा 198 के अनुसार ज्ञात किए गए लाभों का, मतलब लाभ कैसे ज्ञात करते हैं उसको अपन अलग से समझेंगे। तो धारा 198 के अनुसार ज्ञात किए गए लाभों का अधिकतम 11% तक पारिश्रमिक दे सकती है। मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? 11%। कंपनी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास करके तथा केंद्र सरकार से अनुमति लेकर इस सीमा को बढ़ा भी सकती है, परंतु अनुसूची 5 में दिए गए प्रावधानों से अधिक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं कर सकती। धारा 197 के अनुसार बिना साधारण सभा की स्वीकृति के प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान निम्न प्रकार से किया जा सकता है। उसमें पहला है पूर्णकालिक संचालक हो या प्रबंध संचालक हो या प्रबंधक हो, तो इनकी संख्या एक ही है तो उसे अधिकतम पारिश्रमिक शुद्ध लाभ का 5% ही दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। और यदि प्रबंधकीय व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक हो जाती है, कौन से प्रबंधकीय व्यक्ति? पूर्णकालिक संचालक या प्रबंध संचालक या प्रबंधक, इनकी संख्या एक से अधिक हो जाती है तो अधिकतम पारिश्रमिक शुद्ध लाभ का 10% हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तीसरा प्रोविजन है कि कंपनी में प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक के नियुक्त होने के साथ साथ अंशकालिक संचालकों को भी नियुक्ति की गई है, मतलब पार्ट टाइम डायरेक्टर्स भी अपॉइंट किए गए हैं। तो अंशकालिक संचालकों का अधिकतम पारिश्रमिक शुद्ध लाभ का 1% ही हो सकता है। मतलब पूर्णकालिक है तो उनका तो ऊपर दे दिया 1 है तो 5%, 1 से अधिक है तो 10%, और यदि पूर्णकालिक के साथ अंशकालिक मतलब पार्ट टाइम भी लगाया है तो पार्ट टाइम वालों का अधिकतम पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के 1% तक ही होगा, उससे अधिक नहीं। और लास्ट प्रोविजन है कि यदि कंपनी के प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक नियुक्त नहीं है, मतलब कंपनी में सारे पार्ट टाइम ही है संचालक, तो अंशकालिक संचालकों का अधिकतम पारिश्रमिक शुद्ध लाभों का 3% तक हो सकता है। तो ये मेन प्रोविजन है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब ये अधिकतम पारिश्रमिक की जो सीमा है, तो अधिकतम पारिश्रमिक में संचालकों की सभा में या अन्य समितियों की सभा में उपस्थित होने का शुल्क शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब ये पारिश्रमिक अलग है। यदि वो कोई समितियां बनी हुई है, उनकी सभाओं में उपस्थित होते हैं, उनका कोई पैसा मिलता है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। सभाओं में दी जाने वाली फीस में पुरुष और महिला सदस्यों में अंतर नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। कंपनी अधिनियम के नियम 2014 के अनुसार ऐसी सभा में प्रति सदस्य 1 लाख रुपए से अधिक फीस नहीं हो सकती है। और धारा 157(4) के अनुसार इसी प्रकार यदि संचालक के अतिरिक्त अन्य पेशेवर रूप में किसी पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है तो उसे भी उपरोक्त अधिकतम सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से किया जाता है। यदि कंपनी द्वारा अपने प्रबंधकीय व्यक्तियों के लापरवाही, कानूनी अधिकारों के दुरुपयोग, कर्तव्य या प्रन्यास भंग के लिए उनकी ओर से उन्हें सुरक्षा देने हेतु बीमा प्रीमियम चुकाया जाता है,
तो यह बीमा प्रीमियम उनके पारिश्रमिक की उपरोक्त सीमा में उसी समय जोड़ा जाएगा जबकि उनको ऐसा करने का दोषी माना जाए, अन्यथा नहीं। ये तो हुआ पर्याप्त लाभ की दशा में आप पारिश्रमिक कैसे निकालोगे। समरी में एक ही फुल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर है तो 5%, एक से अधिक है तो लाभों का 10%। यदि फुल टाइम प्रबंधक, प्रबंध संचालक या ये संचालक हैं तो उसके साथ पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम वाले का अधिकतम पारिश्रमिक 1%, और यदि फुल टाइम है ही नहीं डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर तो पार्ट टाइम वालों का अधिकतम पारिश्रमिक 3% हो जाए। और ओवरऑल मैक्सिमम सबका मिला के, पार्ट टाइम फुल टाइम सबका मिला के 11% से अधिक नहीं हो सकता। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब दूसरा पॉइंट आता है अपर्याप्त लाभ अर्जित करने वाली या बिना लाभ वाली कंपनी की दशा में देय अधिकतम पारिश्रमिक की गणना। तो इसके लिए धारा 197(11) के प्रावधान बताते हैं कि इस स्थिति में प्रबंधकीय व्यक्तियों को अधिकतम पारिश्रमिक अनुसूची 5 के अनुसार ही देय होगा, उससे अधिक नहीं। और यदि कंपनी द्वारा अपने अंतर नियमों या साधारण सभा के प्रस्ताव या संचालकों की सभा के प्रस्ताव द्वारा भी पारिश्रमिक क्यों न बढ़ाया गया हो, यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक अनुसूची 5 के अनुसार न हो। मतलब अनुसूची 5 ही फाइनल है। अनुसूची 5 से अधिक पारिश्रमिक देने हेतु केंद्र सरकार की स्वीकृति जरूरी है। इस स्थिति में अधिकतम पारिश्रमिक की गणना इस प्रकार से होती है। तो केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना सीमा ए मतलब लिमिट ए और सीमा ब मतलब लिमिट बी में से जो अधिक हो उसके बराबर अधिकतम पारिश्रमिक का भुगतान कंपनी द्वारा किया जा सकता है। सीमा ए इस प्रकार से है। क्या है सीमा ए? कि यदि प्रभावी पूंजी की मात्रा नेगेटिव है या 5 करोड़ से कम है तो वार्षिक पारिश्रमिक की सीमा होगी 30 लाख रुपए वार्षिक। और यदि प्रभावी पूंजी की मात्रा 5 करोड़ से अधिक है परंतु 100 करोड़ से कम है तो वार्षिक पारिश्रमिक की सीमा होगी 42 लाख रुपए। यदि प्रभावी पूंजी की मात्रा 100 करोड़ से अधिक है परंतु 250 करोड़ से कम है तो वार्षिक पारिश्रमिक की सीमा होगी 60 लाख। और 250 करोड़ से अधिक प्रभावी पूंजी है तो ऐसी दशा में वार्षिक पारिश्रमिक हो जाएगा 60 लाख प्लस 250 करोड़ रुपए से अधिक प्रभावी पूंजी के 1% तक अतिरिक्त पारिश्रमिक हो जाएगा। ये ध्यान रखना है यदि पारिश्रमिक का भुगतान 1 वर्ष से कम अवधि के लिए देना हो तो ये जो सीमा आपके 30 लाख, 42 लाख, 60 लाख जो भी दी गई है तो इसे अनुपातिक कर दिया जाएगा, प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा। कंपनी द्वारा अपनी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास करके इस सीमा अ की राशि को बढ़ाकर दुगना किया जा सकता है। अब आगे अपन समझते हैं प्रभावी पूंजी क्या होती है। तो प्रभावी पूंजी की गणना किस प्रकार से की जाती है वो समझिए, क्योंकि प्रभावी पूंजी के आधार पर ही यह पारिश्रमिक कैलकुलेट होता है। तो प्रभावी पूंजी ज्ञात करते समय सबसे पहले अपन काम में लेते हैं कुल प्रदत्त पूंजी जिसमें आवेदन राशि और अग्रिम याचनाएं शामिल नहीं होगी, उसको लिख देंगे। फिर संचय एवं आधिक्य मतलब रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें प्रतिभूति प्रव्याजी सहित सभी रिजर्व शामिल होंगे परंतु रिवैल्यूएशन रिजर्व इसमें शामिल नहीं होता है, वो राशि भी लिख देंगे। उसके बाद दीर्घकालीन ऋण तथा जमाएं जिनमें 1 वर्ष के बाद देय जमाएं शामिल होगी परंतु बैंक अधिविकर्ष कार्यशील पूंजी हेतु कोई ऋण लिया है तो वो, और ऋणों पर बकाया ब्याज और बैंक गारंटी को शामिल नहीं किया जाएगा, ये अमाउंट भी जोड़ देंगे। इन तीनों को जोड़कर इसमें से 2 चीजें घटाई जाएगी। पहली है समस्त विनियोग
कौन से? प्रतिभूतियों का व्यवसाय करने वाली कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनियों के लिए जो भी विनियोग है वो सारे के सारे इसमें घटा लेंगे। और दूसरा, प्रारंभिक व्यय तथा संचित हानियां कोई है जिन्हें अपलिखित अभी नहीं किया गया तो उनको भी इसमें से घटा लेंगे। तो 3 चीजें जोड़ी। एक तो पेड अप कैपिटल कितनी है जिसमें एप्लीकेशन मनी और कॉल्स इन एडवांस नहीं जोड़ेंगे, वो ले ली। दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया पर उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लिया। और लॉन्ग टर्म जो भी ऋण और जमाएं हैं जिनमें 1 वर्ष के बाद देय जमाएं शामिल होगी, परंतु बैंक अधिविकर्ष कार्यशील पूंजी हेतु कोई ऋण लिया तो वो और ऋण पर ब्याज और बैंक गारंटी शामिल नहीं करेंगे, बाकी सारे शामिल हो जाएंगे। इन तीनों को जोड़ के और विनियोग घट जाएंगे सारी, परंतु ये ध्यान रखना है कि प्रतिभूतियों का व्यवसाय करने वाली कोई विनियोग कंपनी है तो उसके ये नहीं घटेंगे, क्योंकि उसके लिए तो ये स्टॉक होता है, बाकी के घट जाएंगे। और प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज और कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं जो राइट ऑफ नहीं किए हैं तो वो कट जाएंगे। तो इसका नेट अमाउंट जो आएगा वो इफेक्टिव कैपिटल हो जाएगी। अब बात आती है कि समामेलन वाले वर्ष में यदि प्रबंधकीय व्यक्ति की नियुक्ति हो तो प्रभावी पूंजी उस दिन वाली मानी जाएगी जिस दिन प्रबंधकीय व्यक्ति की नियुक्ति हुई है। अन्य दशाओं में जिस वर्ष प्रबंधकीय व्यक्ति की नियुक्ति हुई है उससे ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को जो प्रभावी पूंजी है उसको आधार माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये तो आपके लिमिट थी सीमा अ की। अब सीमा ब क्या है वो देखिए। सीमा ब बताती है कि कंपनी के प्रबंधकीय व्यक्ति की दशा में यदि वह 5 लाख रुपए अंकित मूल्य या इससे अधिक की प्रतिभूतियों का धारक नहीं है, या कर्मचारी या कंपनी का संचालक या किसी प्रवर्तक अथवा संचालक का प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में नियुक्त होने से 2 वर्ष पूर्व में किसी भी समय संबंधित नहीं रहा है, मतलब संबंधित, तो उसे संबंधित चालू लाभ का 2.5% पारिश्रमिक मिलेगा। कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास करके इस सीमा को दुगना किया जा सकता है। ये सीमा ब हुई। अब इसमें प्रबंधकीय पारिश्रमिक में शामिल नहीं की जाने वाली मदें या ऐसे कौन कौन से अनुलाभ हैं जिन्हें प्रबंधकीय पारिश्रमिक में शामिल नहीं करेंगे अपन कैलकुलेट करते समय। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के अनुसार ज्ञात किए जाने वाले अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक में निम्नलिखित मदों को शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 1, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य न होने वाला भविष्य निधि में अंशदान, मतलब प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन है जो कि धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य नहीं है, तो एक तो वो, एक सुपर एन्वेशन फंड में कोई अंशदान है तो वो, या एन्युटी में कोई अंशदान चाहे एकल या साथ साथ हो तो वो, ये उसमें पारिश्रमिक में शामिल नहीं होता है। दूसरा, नौकरी के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए आधे माह के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी की राशि भी उनमें शामिल नहीं होगी। और तीसरा, सेवा समाप्ति पर प्राप्त होने वाला अवकाश वेतन उस पारिश्रमिक की लिमिट में, सीमा में शामिल नहीं होता है। तो इन अनुलाभों के अतिरिक्त एक प्रवासी प्रबंधकीय व्यक्ति जिसमें अनिवासी भारतीय मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन भी शामिल है, निम्नलिखित को मिलने वाले निम्नलिखित अनुलाभों को भी अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक की सीमा में शामिल नहीं करेंगे। तो वो उसमें है बच्चों की शिक्षा का भत्ता,
यदि प्रबंध के व्यक्ति के बच्चे भारत में या भारत के बाहर पढ़ रहे हैं तो प्रति बच्चा प्रति माह 12,000 रुपये या वास्तविक खर्चे जो दोनों में से कम हो वह राशि प्रबंध के पारिश्रमिक में शामिल नहीं होगी और यह सीमा अधिकतम 2 बच्चों तक ही मान्य होगी। और दूसरा, भारत में नौकरी करने वाले प्रबंधकीय व्यक्ति के बच्चे यदि भारत से बाहर पढ़ रहे हैं या परिवार भारत के बाहर निवास कर रहा हो तो उन्हें पढ़ाई के स्थान या रहने के स्थान से भारत आने हेतु वर्ष में एक बार अवकाश सहायता इकोनॉमी श्रेणी में या 2 वर्ष में एक बार अवकाश सहायता प्रथम श्रेणी में दी जाती है, बशर्ते ये भारत में प्रबंध के व्यक्ति के साथ नहीं रहते हों तो उसे भी प्रबंध के पारिश्रमिक में शामिल नहीं किया जाएगा। और लास्ट है, अवकाश यात्रा रियायत के अंतर्गत कंपनी द्वारा बनाए नियमों के अंतर्गत स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के वापसी पास यदि वे अपने देश में ही छुट्टियां बिताना प्रस्तावित करें, न कि भारत में किसी भी स्थान पर। यहाँ परिवार से आशय पति पत्नी, प्रबंध के व्यक्ति के आश्रित बच्चे और आश्रित माता पिता को अपन शामिल करते हैं तो वो भी उसमें शामिल नहीं होगा। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि प्रबंध की पारिश्रमिक की गणना हेतु शुद्ध लाभ की गणना कैसे की जाती है।